मैं अपने ससुर की दीवानी हो गई क्योंकि 60 साल की उम्र में भी उसकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा थी कि सास की चीखें मुझे सुनाई देती रहती। मेरा भी दिल करता कोई मेरी थकन उतारे, लेकिन शौहर इतना कमज़ोर सा था कि 2 मिनट में ही उसकी बस हो जाती थी। फिर मैंने कोशिश करके एक रात ससुर के कमरे में कदम रखा। सुबह फजर के वक्त जब वो ऊपर से उतरा तो मेरी टांगों के दरमियान मेरे घर के सामने एक जिम खाना था, जहाँ काफ़ी सारे लड़के जिम करने के लिए जाया करते थे। मैं अक्सर शाम को छत पर खड़ी हो जाती और जिम चाहती हूँ लड़कों को देखती। मुझे बॉडी बिल्डर मर्द पसंद थे। मैं चाहती थी कि मेरी शादी भी किसी ऐसे लंबे चौड़े किस्म के मर्द से हो, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे खानदान में दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं था। अभी मैं छत पर खड़ी बाइक से उतरते उस लड़की को देख रही थी जिसने बगैर आस्तीनों वाली शर्ट पहन रखी थी और अपने मजबूत बाजू के साथ वो सब में अलग ही नुमाया हो रहा था। मैं गहरी निगाहों से उसे तक रही थी कि नीचे से अम्मा की आवाज आई थी, जमीला जल्दी से नीचे आओ, देखो तो कामरान आया है। कामरान के नाम पर मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। वो मेरी खाला का बेटा था और मेरी अम्मा चाहती थी कि मेरी शादी कामरान से हो जाए, लेकिन वो मुझे एक आंख नहीं भाता था। मच्छर जैसे जिस्म वाला कामरान, उसे देखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगती। वो मर्द कम और जनाना खुसूसियात का मालिक ज्यादा था। हाथ पांव पतले पतले और आवाज बिल्कुल नरम और मुलायम औरतों जैसी, और ऊपर से बैठता भी बिल्कुल औरतों की तरह ही था। उसके नाम पर मैं बुरा सा मुंह बसूर कर फिर बाहर देखने लगी। मेरी निगाहें उस लड़के पर जम गई थी जो जिम के अंदर जाने के बजाय बाहर खड़ा किसी से फोन पर बातचीत में मसरूफ था। मैं गौर से उसे देखने लगी। शायद उसने मेरी नजरों का इर्तकाज महसूस कर लिया था, इसलिए निगाह उठाकर उसने ऊपर की जानिब देखा था। हम दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई तो मैं पीछे हो गई। दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ, ना जाने कौन था मेरे बारे में क्या सोचेगा, और अगर मेरे अब्बा को पता चल गया तो बस यही वो खौफ था जिसके बाद मैं तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई थी और मेरी पहली ही नजर कामरान पर पड़ी। मेरा दिल बिल्कुल खराब हो गया था। कामरान मुझे देखते ही मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में भी ऐसी शर्म थी कि गुस्से से मेरा खून खोलने लगा। मुझे नडर और बेबाक किस्म के मर्द पसंद थे और कामरान की तो खुसूसियात ही अलग थीं। अम्मा कहने लगी, जरा कामरान के लिए अच्छी से चाय तो बना दो और साथ पकौड़े भी तल लो, आज तो मौसम भी बड़ा खुशगवार है। अम्मा का बस नहीं चलता था कि वो कामरान के आगे क्या क्या रख देती। मैं बुरा सा मुंह बनाती बावर्ची खाने में गई तो चंद लम्हों बाद कामरान भी मेरे पीछे ही आ गया। अरे जमीला, आप हटे, मैं बनाता हूँ, मेरे हाथ की चाय तो बड़ी मशहूर है और पकोड़े भी मुझे बहुत ही अच्छे बनाने आते हैं, बिल्कुल खस्ता और बिखरे बिखरे। उसकी बात पर मैंने आंखें खोलकर उसे घूर कर देखा था। मुझे इस तरह के मर्द बिल्कुल पसंद नहीं थे जो औरतों की तरह काम करते या फिर उनकी तरह का अंदाज अपनाते। मुझे तो ऐसा मर्द चाहिए था जो एक अलग ही शानदार पर्सनैलिटी रखता हो, जैसे वो जिम के बाहर खड़ा लड़का। लेकिन यहाँ कामरान ने मुझे पीछे हटाकर जल्दी से पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे। साथ ही एक चूल्हे पर चाय चढ़ा दी थी। वो बिल्कुल खालिस्तान सनाना अंदाज में काम कर रहा था और मैं पीछे खड़ी सीने पर बाजू लपेटे उसे गौर से देख रही थी। कम से कम ये मर्द तो नहीं था, या फिर मेरे हिसाब से मर्द नहीं था। मैं उसे कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकती थी। थोड़ी देर बाद चाय और पकोड़े तैयार थे। हम ड्राइंग रूम में बैठे तो अम्मा उसके हाथ के पकोड़ों की तारीफ करने लगी। वाकई पकोड़े तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कामरान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और ये बात कामरान के चाहते ही मैंने अम्मा से साफ लफ्जों में कहती थी। अम्मा कहने लगी, जमीला तेरा दिमाग खराब है, एक तो तेरी खाला का बेटा है, सरकारी नौकरी है, ऊपर से घर के काम काज में भी कितना माहिर है। तू ठहरी फूर, तुझे कुछ नहीं आता। ऐसे में कामरान से अच्छा मर्द तुझे कहाँ मिलेगा, घर बिठाकर तुझे राज करवाएगा। तुझे आखिर मसला क्या है? कामरान से अम्मा को अभी तक समझ ही नहीं आया था कि मैं चाहती क्या हूँ। उनकी नजर में तो वो पैसे वाला और बड़ा ही अच्छा लड़का था जो कमाता भी था और घरदारी भी जानता था। लेकिन अब मैं अम्मा को क्या समझाती कि उसमें वो खूबी नहीं थी जो मेरी नजर ढूंढ रही थी। फिर मैंने दबे दबे लफ्जों में कहा, अम्मा मुझे जिम जाने वाले लड़के पसंद है, मुझे ये कामरान जैसी औरतें बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती। मैं मेरी बात सुनकर अम्मा का मुंह हैरत से खुल गया था। कुछ तो शर्मो हया कर, जमीला अपनी माँ के सामने कैसी बातें कह रही है। अच्छी तरह देख रही हूँ मैं तेरे करतूत। जब से ये सामने नया जिम खाना खुला है तो हर वक्त छत पर ही चढ़ी रहती है, ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई नजर में ठहर क्या हो। अम्मा ने सख्ती से मुझे देखते हुए पूछा तो मैं एकदम ही खौफ सदा हो गई। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होती तो तुम्हें ही बताती। मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे कामरान पसंद नहीं है और मुझे उससे शादी नहीं करनी। अम्मा कहने लगी, तो फिर तेरे लिए
आसमान से कौन सा शहजादा आने वाला है। अम्मा की बात सुनकर मैं मुस्कुराई और कहा कि एक ना एक दिन आ जाएगा, लेकिन तुम कामरान की अम्मा को साफ मना कर दो, मुझे खाला की बहू बिल्कुल नहीं बनना। मेरी दोस्तें तक कामरान का मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं कि कैसा जनाना कजन है तेरा, बिल्कुल औरत लगता है। मैं हरगिज भी शादी नहीं करूंगी कामरान से। गुस्से में कहती मैं पाँव पटकती दोबारा सीढ़ियां चढ़ गई थी। पकोड़े खाकर मेरा पेट भर गया था। पकोड़े वाकई बहुत लजीज थे, लेकिन बनाने वाला बिल्कुल मेरी पसंद के उल्ट था। मुझे छत पर गए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जिम खाने से वही लड़का निकलते हुए दिखाई दिया। उसे देखते ही मैं पूरी तरह चौकस हो गई। उसके पास हैवी बाइक थी जो उसकी शाहाना पर्सनैलिटी के साथ बहुत जचती भी थी। वो बाइक पर बैठकर जैसे ही रोड की तरफ आया तो उसकी नजर सीधे मुझ पर गई। अब की बार मैं पीछे नहीं हटी थी, बल्कि मैंने उसकी नजरों से नजरें मिलाई थी। और शायद यही वो लम्हा था जब मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो ना सिर्फ बॉडी बिल्डर था, बल्कि दिखने में भी बेइंतहा खूबसूरत था। और उसकी हैवी बाइक देखकर ही पता चलता था कि वो पैसे वाला भी होगा। अगर ऐसे ही कोई शख्स मेरी जिंदगी में शामिल हो जाता तो मेरी जिंदगी में बहार आ जाती। मैं सारा वक्त उसी के बारे में सोचती रही थी और फिर अगले दिन मैं बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी। उसी वक्त ऊपर खड़ी हो गई जब वो मुझे नजर आया था, और एक बार फिर वो मुझे नजर आ गया। वो शाम 7 से 9 वाली टाइमिंग में जिम आया करता था, और अब ये बात मुझे समझ आ गई थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं रोज उसे देखकर खुश हुआ करूंगी। वो मेरे नसीब में ना सही, लेकिन मैं उसे देख तो सकती थी। मैं ये नहीं जानती थी कि कभी कभी नसीब बदल भी जाते हैं, और जो हम अनजाने में मांगते हैं वो मिल भी जाता है। एक हफ्ता ही गुजरा था कि एक दिन उसने कागज ऊपर की तरफ उछाल दिया। मैंने घबरा कर वो कागज उठाया तो उस पर एक फोन नंबर लिखा था। वो तो कागज पहनकर तेजी से आगे बढ़ गया था, लेकिन मेरे हाथ उसके नंबर लग गया था। फिर डरते डरते मैंने उस रात उसे फोन मिला दिया, और फिर मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। भारी गंभीर आवाज, मध्यम सांसें और धीमा लहजा। मैं तो उसकी आवाज पर ही फिदा हो गई थी। उसने अपना नाम शायान बताया था, और साथ ही मुझसे मोहब्बत का इजहार भी किया था, जिसे सुनकर मैं दम बखुद रह गई थी। मैं जिसे ख्वाब एक शराब समझ रही थी, वो खुद चलकर मेरे पास आया था। मैंने दोबारा हैरत से पूछा था, आप क्या कह रही हैं? उसने फिर अपनी बात दोहराई और कहने लगा, क्या मुझे पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करती हैं, इसलिए तो चोरी छुप के मुझे देखती हैं। उसकी इस बात पर मैं शर्म से लाल हो गई थी। मेरी चोरी पकड़ी गई थी और उसे अंदाजा हो गया था कि मैं उसके लिए ऊपर खड़ी रहती हूँ। मैंने उससे कहा कि अगर ऐसी बात है तो आपको रिश्ता भेजना होगा, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी खाला के बेटे से मेरा रिश्ता करने जा रहे हैं। ये सुनकर वो कहने लगा कि बस आपकी इजाजत चाहिए थी, मैं कल ही अपने वालिदैन को भेजता हूँ। और फिर कुछ देर तक वो मोहब्बत भरी बातें करता रहा। कब सुबह हुई पता ना चला। फिर अगली शाम उसने वादे के मुताबिक अपने वालिदैन को रिश्ता देकर भेज दिया था। मैं तो उसके वालिद को देखकर भी हैरान रह गई थी। वो भी एक लंबे चौड़े और बड़े ही जवान किस्म के मर्द थे, जबकि सास भी ज्यादा बूढ़ी ना थी, मगर वो दुबली पतली और कमजोर थी। और वो खुद ही शायान का रिश्ता लेकर आए थे और हाँ सुनकर ही जाना चाहते थे। मगर अम्मा ने उनसे कुछ वक्त लिया। कहने लगी कि हम तो आपको जानते भी नहीं, इसलिए थोड़ा वक्त दे दें। फिर उनके जानने के बाद अम्मा अब्बा ने आपस में मशवरा किया, तो मैंने अम्मा अब्बा के सामने इस बात का इकरार कर लिया कि मैं उस लड़के को जानती हूँ और पसंद करती हूँ। ये सुनकर पहले तो वह हैरान हुए, फिर कहने लगे, ठीक है, अगर तुम्हारी पसंद यही है तो हम थोड़ी छानबीन करने के बाद ही हाँ कहेंगे। लड़के के बारे में मालूमात ली गई और फिर अम्मा अब्बा को सब कुछ मुनासिब लगा तो उन्होंने रिश्ते के लिए हामी भर ली। लड़के की अपनी दुकान थी, घर भी जाती था, और अपने माँ बाप का वो इकलौता बेटा था, इसलिए अम्मा अब्बा को ज़्यादा एतराज़ नहीं हुआ। फिर मेरे बाद उन्हें मुझसे छोटी बहन की शादी की भी बहुत फिक्र थी, इसलिए अब्बा ने खाला से बात की। और जब उन्हें मेरे रिश्ते के बारे में बताया तो खाला नाराज होने लगी। कहने लगी कि मैंने तो कामरान के लिए जमीला को पसंद कर रखा था, तुमने कहीं और रिश्ते की हामी कैसे भर ली? तब अब्बा कहने लगे कि जमीला ना सही, तुम शुमाइला को बहू बना लो। शुमाइला मेरी छोटी बहन थी। खाला को इस बात पर कोई इतराज ना हुआ और कामरान ने भी कुछ ना कहा, और यूं मेरे साथ साथ शुमाइला की भी मंगनी कर दी गई। एक ही दिन हम दोनों बहनें दुल्हन बनी बैठी थी। मंगनी वाले दिन शायान जब तैयार होकर आया तो कामरान उसके आगे नजर भी नहीं आ रहा था। मैंने आस्की से शुमाइला के कान में मजाक उड़ाया और कहा कि तुमसे किसने कहा था कामरान के लिए हामी भरने को? शायान को देखो और कामरान को देखो। मेरी बात पर शुमाइला की आंखों में आंसू आ गए थे। शादी तो वो भी कामरान से नहीं करना चाहती थी, लेकिन ना उसके पास इतनी हिम्मत थी कि वो इनकार करती और ना ही कोई खास वजह।
हम दोनों की मंगनी काफी धूमधाम से हुई थी। शायान के घर वालों ने मेरे लिए हर चीज बहुत अच्छी तैयार की थी। मंगनी के जोड़े से लेकर तोहफे ताइफ तक हर चीज कीमती थे। खाला ने भी कोई कसर ना छोड़ी थी, लेकिन सारे मेहमानों ने शमाइला और कामरान के दबे लफ्जों में मजाक ही उड़ाया था। शमाइला तो खूबसूरत थी, लेकिन कामरान को देखकर ऐसा लगता था जैसे हूर के साथ लंगूर बिठाया गया हो। शादी में 6 महीने ही रखे गए थे। 6 महीने पर लगाकर उड़ गए। मेरी दोस्तें भी मेरी किस्मत पर ऐश ऐश करने लगी। सब बहुत हैरान थे कि मुझे इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा हम ड्रामों में देखते हैं या फिर ख्वाबों में। 6 महीने बाद हम दोनों बहनों की शादी भी एक ही साथ रख दी गई। अब्बा चाहते थे कि एक साथ ही दोनों लड़कियों को रुखसत कर दें। बारात वाले दिन भी शयान दूल्हा बनकर बहुत जच रहा था, जबकि कामरान की तो हालत देखकर ही मुझे हंसी आ रही थी। रुखसती के वक्त मैंने आहिस्ता से शमाइला से कहा, कामरान का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि कहीं बेहोश होकर गिर पड़े। मेरी बात पर उसने गुस्से से मुझे देखा था और रुखसत होकर कामरान के हमरा चली गई थी, जबकि मैं शयान का हाथ थामे उसके साथ गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल आ गई थी। मेरे सास ससुर ने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था। फिर मुझे फूलों से सजे कमरे में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद जब शयान कमरे में आया तो मैं चोरी छुपके घूंघट की आड़ से उसे देखने लगी। शयान ने आकर मेरा घूंघट उठाया, मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और फिर कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। उसकी इस बात पर मैं हैरान हुई थी, क्योंकि ये बात मुझे तवक्को के बरस थी। मुझे लगा था वो मेरी तारीफ करेगा और फिर अपने जज्बात की इजहार करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उठकर लिबास तब्दील किया और कमरे में वापस आई। तब तक शयान के खराटे कमरे में गूंज रहे थे। मैं एकदम ही हैरान रह गई थी कि आज की रात को लेकर उसके दिल में कोई जज्बात नहीं थे। इसी बात ने मुझे हैरान और शशदा करके रख दिया था। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं तो शमाइला का मजाक उड़ा कर आई थी, यहाँ मेरा अपना शोहर मेरा 2 मिनट भी इंतजार ना कर सका था। मैंने आहिस्ता से शयान के बाजू पर हाथ रखा तो वो शायद कच्ची नींद में था। उसकी आंख खुल गई। उसने मुझे देखा, फिर मुस्कुरा दिया, कहने लगा, सॉरी जमीला, दरअसल शादी के हंगामों में मैं बहुत ज्यादा थक गया था। ये कहकर उसने मुझे अपने बाजू में भरा और फिर मेरा हक अदा करने लगा। मैं बहुत खुश थी। मुझे बहुत अरमान था कि मेरा शोहर मुझे टूट कर चाहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो दूर हुआ और थक कर सो गया तो मेरे अरमानों पर पानी ही फिर गया। मैं हैरत से उस लंबे चौड़े अपने शोहर को देखने लगी, जिसने सही तरीके से मुझे वक्त भी ना दिया था और एक बार फिर गहरी नींद में चला गया था। हर गुजरते पल के साथ मेरे अंदर बेचैनी सरायत करती जा रही थी। मैं बस करवटें बदल रही थी और ऐसे ही सुबह हो गई थी। सुबह तक मेरा मिजाज बहुत बिगड़ चुका था। मैं शॉवर लेकर तैयार होकर निकली, तब जाकर शयान की आंख खुली थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया तो मैंने मुंह फेर लिया। वो एकदम हैरान हुआ, मेरे करीब आया और पूछने लगा, नाराज हो क्या? मैंने गुस्से में कहा, कल रात आपने क्या किया है मेरे साथ? कोई नई दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करता है क्या? वह हैरत से पूछने लगा, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? आपने मुझे वक्त नहीं दिया। मैंने खुलकर नाराजगी का इजहार किया तो वो चौंक उठा और फिर एकदम ही उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नजर आने लगे। कैसी बातें करती हो तुम, शर्मो हया है या नहीं? उसके अंदाज में इतनी सख्ती थी कि मैं खौफसदा होगी। शयान, मेरा मतलब था कि आप तो बस यूं ही सो गए थे, जबकि मैं सारी रात जागती रही। आप तो बॉडी बिल्डर हैं, जिम चाहते हैं, इतने ताकतवर हैं। मुझे लगा था कि कम से कम कुछ घंटे तो मेरे साथ गुजारेंगे। मैं जैसे से बताना चाहती थी कि मेरी क्या ख्वाहिश है, मगर उसके चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई थी। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि तुम एक बेशरम लड़की हो, लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगा कि तुम सीधी सादी और शरीफ होगी। शरीफ लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। वो गुस्से में कमरे से निकलकर चला गया था और मैं अपनी जगह हक्का बक्का रह गई थी। मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी थी जो वो इस कदर नाराज हो गया था? मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि वो हमारे रिश्ते को वक्त दे। शायद मेरा बात करने का वक्त सही नहीं था। अभी तो शादी की एक रात ही गुजरी थी और मैंने उसे नाराज कर दिया था। यही सोचकर मैंने उससे माफी मांगने का इरादा किया और जैसे ही वो कमरे में आया तो मैं लाड से उसकी बाहों में झूल गई। मेरा ये मतलब नहीं था, तुम तो नाराज ही हो गए। मैं शयान को मनाने लगी थी और फिर कुछ देर बाद वो राजी हो गया था, लेकिन कहने लगा, अगर कमरे की कोई भी बात यहाँ वहाँ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने फौरन ही वादा कर लिया था कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। फिर जब मेरे वालिदैन मुझे लेने आए और मैं घर गई तो शमाइला पहले से ही आई हुई थी। उसके चेहरे पर खुशियों के रंग बिखरे हुए थे। वो मुझसे कहीं ज्यादा खुश नजर आ रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि कौन सा खजाना हाथ आ गया है, तो वो मुस्कुरा दी, कहने लगी, कामरान बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया।
और बस देखने में ही ऐसे कमजोर से नजर आते हैं, लेकिन वैसे तो बड़े ही ताकतवर हैं। शबायला ने जिस बात की रूह में बहते गुजरी रात की कुछ बातें कह डाली थीं, जिन्हें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। वो सब कुछ जो मेरी ख्वाहिश थी वो शमाइला की झोली में आ गया था, और मेरे हिस्से में बस शयान का गुस्सा आया था। लेकिन चूंकि मैंने कामरान और शमाइला का बहुत मजाक उड़ाया था, इसलिए मैं उसके आगे ये बात हरगिज भी नहीं कह सकती थी कि मैं खुश नहीं थी। चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट से जाई और कहा कि मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती रात कैसी गुजरी, तुम सुन नहीं पाओगे। ये कहकर मैं अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। मेरा दिल वाकई खून के आंसू रो रहा था। फिर शाम को कामरान खुद शमाइला को लेने के लिए आ गया था। उसका चेहरा भी खिलकर अनार हो रहा था, जबकि शयान का फोन आया था कि तुम अपने अब्बा के साथ वापस आ जाओ, मैं दोस्तों में निकला हुआ हूँ। ये सुनकर मुझे बुरा तो लगा था, लेकिन फिर जब ये बात मेरे घर में कही तो अब्बा कहने लगे, शुमाइला और कामरान चाहते हुए तुम्हें छोड़ देंगे, तुम शुमाइला के साथ चली जाओ। मुझे ये बात अजीब लग रही थी, लेकिन मजबूरन मुझे कामरान की गाड़ी में बैठना पड़ा। मैं नजर चुराते हुए बाहर की तरफ देख रही थी, क्योंकि आगे वो दोनों एक दूसरे को मोहब्बत पाश निगाहों से देख रहे थे। फिर रास्ते में कामरान ने गाड़ी रोककर शुमाइला को फूलों के गजरे भी दिलाए थे और उसका हाथ पकड़ कर ही उसने सारा रास्ता ड्राइविंग की थी। उन दोनों ने मुझे मेरे ससुराल ड्रॉप किया और अपने घर की राह ली। जबकि मैं अपने अंदर अंगारे लिए घर में दाखिल हुई तो मेरी नजर शायान पर गई, जो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा फोन चला रहा था। मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा। अगर आप घर पर थे तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? मुझे कामरान और शुमाइला के साथ आना पड़ा। मेरा शौहर गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, तुम अपने बहन और बहनोई के साथ आ गई हो ना, अब क्या प्रॉब्लम है? वो मुझसे पूरी तरह मुंह फेर कर फिर से मोबाइल फोन में मसरूफ हो गया था और मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई थी, जैसे मेरी कोई हैसियत ना हो। फिर काफी देर गुजरी तो वो खुद ही उठकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, ये छोटी छोटी बातों को लेकर मुंह ना बनाओ, मेरी अपनी मसरूफियात हैं, दोस्त है, यार है, मैं जिम चाहता हूँ, फिर मुझे दुकान भी देखनी होती है, तुम्हें घर ही आना था ना, आ गई हो, इसमें क्या बड़ी बात है? उसकी बात पर मैं चुप कर गई। फिर उस रात भी जब वो मेरे करीब आया तो बस कुछ ही देर में थक कर चूर हो गया। पसीने से शराबोर वो पीछे हटा और हाँफने लगा और मैं हैरान हुई। फिर मैंने देखा कि उसने कुछ दवाइयां खाई और सोने के लिए लेट गया, जबकि मैं तो अब भी उसकी कुर्बत के लिए तड़प रही थी। शयान को पसीना पसीना होते हुए देखकर मैं हैरान भी थी और परेशान भी। शयान, आप ठीक है ना? आखिर मसला क्या है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपने किस चीज की दवा खाई है? मैंने एक के बाद एक सवाल पूछे तो वो गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? हर बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? मैं जिम चाहता हूँ, बॉडी बनाने के लिए हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से थकन भी जल्दी होती है और सांस भी फूल जाती है। ये कहकर वो गुस्से में मुंह फेरकर सो चुका था और मैं हैरान रह गई थी। तो क्या ये बॉडी सिर्फ दिखावे की थी? ताकत के कैप्सूल और दूसरी चीजें खाकर मसल्स को फैलाया गया था, और यही बात मुझे हैरान कर रही थी। फिर अगले दिन मैं अपनी सास के पास बैठी तो वो मुझे माजी के कुछ एल्बम्स खोलकर दिखाने लगी। शयान उनका इकलौता बेटा था, उनके पास उसकी तस्वीर का ढेर था, और ये देखकर मैं चौंक गई कि आज से 2 साल पहले तक भी शयान बिल्कुल दुबला पतला और सूखा सा लड़का था, शायद कामरान से भी ज्यादा दुबला। मेरी सास बताने लगी कि जब से जिम जाना शुरू हुआ है तब से ही शयान जरा सेहतमंद हुआ है, इससे पहले तो वो बहुत ही दुबला था। और यह सुनकर मेरी आंखों में नमी उतरने लगी थी। मुझे समझ आ गया था कि उसकी बॉडी सिर्फ दवाओं की वजह से है। जिस दिन उसने वो ताकत की दवाइयां और मसल्स फैलाने वाले कैप्सूल खाने छोड़ दिए, उस दिन वो शायद कामरान से भी ज्यादा दुबला हो जाएगा। अंदर से तो वो कमजोर ही था, और शायद इसलिए ना वो मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता था और ना ही ज्यादा वक्त दे सकता था। मेरा दिल उसकी तरफ से खराब होने लगा था। फिर अगली रात वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया तो मैं सारा वक्त घर में यहाँ से वहां फिरती रही। फिर ससुर के कमरे के बाहर से गुजरने लगी तो अंदर से सास की आवाजें सुनाई देने लगी, जिन्हें सुनकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी सरायत कर गई थी। कितनी ही देर में दरवाजे के साथ लगकर खड़ी रही और जब अपने कमरे में आई तो मेरा दिल हर चीज से उचाट हो चुका था। अगले दिन शुमाइला का फोन आया तो उसने बताया कि वह हनीमून पर जा रही है, जबकि शयान ने अब तक ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनाया था। वो कह रही थी कि शयान भाई से पूछ लो, अगर वो कहें तो तुम दोनों भी हमारे साथ ही चलना। मगर मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई शयान और मेरा अलग ही मिजाज है, हम तुम्हारे और कामरान के साथ जाकर क्या ही करेंगे। मैं उसे ये ना कह सकी कि मुझे अब उसे कामरान के साथ देखकर अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। फिर उस रोज जब मेरा शौहर दुकान से वापस आया तो मैंने गौर से उसे देखा, उसका उठना बैठना और हर अंदाज, और फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई वो अंदर से कमजोर ही था, बस जिस्म ही था जो फूला हुआ नजर आता था।
मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। सास ससुर की आवाज से मेरे कानों में गूंजने लगी। फिर हर रात ही ऐसा होता कि मैं आधी रात को उठकर ससुर के कमरे के दरवाजे के पास चली जाती और अंदर से आती आवाजों को बागौर सुनती। मेरा और शयान का रिश्ता दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। कभी शयान हफ्ते में एक बार मेरा हक अदा करता तो कभी 15 दिन में, और वो भी बस यूं ही जैसे कोई बोझ पूरा कर रहा हो। मेरे करीब आते ही उसकी सांसें फूलने लगती, माथे से पसीना टपकने लगता और कभी कभी तो वो घबराहट का शिकार हो जाता। फिर एक दिन मेरी सास अपने भाई के घर रहने गई तो घर पर मेरे और ससुर के अलावा कोई नहीं था। मेरा शौहर एक बार फिर दोस्तों में निकला हुआ था। उसका ज्यादातर वक्त दोस्तों में ही गुजरता था। उस दिन मैं हिम्मत करके अपने ससुर के कमरे में दाखिल हो गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराए और कहने लगे, किस चीज की जरूरत है क्या बेटी? मैं उनके सामने बिस्तर पर बैठ के और कहा कि अब्बा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। दरअसल मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मगर मुझे खौफ महसूस हो रहा है कि आप पता नहीं क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुए, फिर कहने लगे, मैंने तुम्हें बहू नहीं बेटी समझा है, बताओ क्या बात है। और फिर मैंने धीरे धीरे उन्हें बताया कि शयान की तबीयत ठीक नहीं रहती। कभी वो बहुत ज्यादा पसीना पसीन हो जाते हैं तो कभी उन्हें घबराहट होती है। अक्सर तो वो जरा सी मेहनत के बाद भी हाँफ जाते हैं, और फिर ऊपर से जिस तरह की दवाइयां वो खाते हैं, मुझे वो भी कुछ मुनासिब नहीं लगती। खुदा ना खास्ता उन्हें किसी तरह का कोई मसला लाहक ना हो जाए। बस इसलिए मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि वो बज़ाहिर तो मजबूत नजर आते हैं, मगर अंदर से कमजोर हैं। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर मुस्कुराए और सर झुका लिया। फिर कहने लगे, दरअसल आज से कुछ साल पहले तक वो बहुत दुबला पतला लड़का था, लेकिन उसे अंदरूनी कमजोरी नहीं थी। वो बिल्कुल सेहतमंद था। बज़ाहिर बस उसकी जिस्मानी साख्त ही दुबली पतली थी, लेकिन हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। खानदान में वो कहीं भी जाता तो उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता। कभी कोई कुछ कहता तो कभी कोई कुछ कहता। वो अपने आप ही शर्मिंदा सा रहने लगा था। फिर उसके एक दोस्त ने उसे जिम का रास्ता दिखाया और उस दिन से वो जिम जाने लगा। जिम जाने के कुछ अरसे बाद ही उसमें तब्दीली नजर आने लगी, लेकिन वो तब्दीली कोई खुशगवार तब्दीली नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वो अपनी बॉडी बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा है। कुछ अरसे में उसकी बॉडी तो बन गई, लेकिन उसे अंदरूनी कमजोरी हो गई। खासकर उसके दिल पर काफी जोर पड़ा। एक दफा तो वो जिम में भी होश भी हो गया था। तब मैं उसे अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि वो ये दवाइयाँ ना खाए, लेकिन फिर भी वो ये दवाइयाँ इस्तेमाल करता रहा, हमारे मना करने के बावजूद भी। और अभी जो तुम बता रही हो वो उन्हीं दवाइयों का नतीजा है। मगर शायान को लगता है कि अगर वो ये दवाइयाँ छोड़ देगा तो वो फिर पहले की तरह दुबला पतला हो जाएगा, और इसी वजह से वो खौफजदा होकर ये दवाइयाँ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे मासी का वो लम्हा याद आता है जो लोगों ने उसे दिया। लोगों की चुपती हुई बातें, अजीबो गरीब से नाम और उनकी हंसी, जिसने शयान का सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था। वो दोबारा उसी दौर में नहीं जाना चाहता। मेरे ससुर ने मुझे अपने पास बिठाया और समझाने लगे कि अगर तुम धीरे धीरे उसे ये बात समझाओ या फिर इस बात का यकीन दिलाओगे तो तुम उसकी ज़ाहिरी हालत से नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करती हो, तो शायद वो ये दवाइयाँ छोड़ दे, क्योंकि ये दवाइयाँ जब तक वो खाते से सिर्फ नुकसान ही होगा। आजकल के लड़के ये बात समझते ही नहीं है। ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे दीवाने होकर वो ये उल्टे सीधे कैप्सूल खाते हैं, जिसका नतीजा उनकी शादीशुदा अज़वाजी जिंदगी पर भी पड़ता है। ससुर की बात मुझे काफी हद तक समझ आ गई थी, और ये भी समझ आ गया था कि शयान की ज़हनी हालत ऐसी क्यों हुई, क्योंकि शायद मेरा शुमार भी उन लोगों में होता था जो दूसरों की बॉडी शेमिंग करते थे। मैंने अपने ससुर से वादा कर लिया कि मैं जल्दी उन्हें ठीक कर दूंगी। ससुर के कमरे से उठते ही मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। फिर उस दिन के बाद से मैंने आहिस्ता आहिस्ता शयान को इस बात का यकीन दिलाया कि मैं उनके ज़ाहिरी वजूद से नहीं बल्कि उनके बातिन से मोहब्बत करती हूँ। मुझे उनके दिल से मोहब्बत है। मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने वो दवाइयाँ खानी छोड़ दी थी। थोड़े दिनों बाद उनकी बॉडी पहले जैसी नहीं रही थी। वो थोड़े दुबले पतले हो गए थे, लेकिन अब मुझे उनकी ये जिसामत बुरी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि उनके जिस ज़ाहिरी हुस्न पर मैं फिदा हुई थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें मुस्तकबिल में तकलीफ उठानी पड़ सकती थी। हमारी शादी को 4 महीने गुजर गए थे। एक दिन मैं शुमाइला से मिलने उसके घर गई तो कामरान को देखकर हैरान रह गई। कामरान हमारे लिए चाय बनाकर लेकर आया था। वो पहले की तरह दुबला पतला नहीं रहा था। उसकी जिसामत थोड़ी भरी भरी हो गई थी। मैंने हैरत से उसे देखा तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगा, जमीला देख लो, तुम्हारी बहन की मोहब्बत ने अब मुझे कमजोर नहीं रहने दिया है। उसका अंदाज भी काफी बदल गया था। शुमाइला ने अपनी मोहब्बत से उसे काफी बेहतर बना दिया था, और यही बात देखकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। फिर उस दिन मैं घर लौटी तो शयान मेरा मुंतजिर था। कहने लगा, चाय पीनी है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से चाय बनाकर ला दो। वो बेड पर लेटा फोन चला रहा था, और उस वक्त मुझे अम्मा की बात याद आई
کہ کامران نہ صرف اچھی نوکری کرتا ہے بلکہ اسے گھرداری بھی آتی ہے۔ وہ احساس کرنے والا لڑکا ہے اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ شایان کو ہر چیز چاہیے ہوتی تھی۔ میں شایان کے لیے چائے بنانے لگی اور ساتھ ہی شمائلہ کی اچھی زندگی کے لیے بھی دعا کرنے لگی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی اور سب سے بڑی بات وہ امید سے ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس کی جھولی میں ساری خوشیاں ڈال دی تھی، کیونکہ وہ میری طرح ناشکری نہیں تھی۔ کسی دوسرے کا اس نے کبھی دل نہیں دکھایا تھا، نہ کبھی کامران کا مذاق اڑایا تھا، جبکہ میں ساری زندگی باڈی شیمنگ کرتی رہی۔ کبھی کسی لڑکے کے ہاتھ پیروں کے کمزور ہونے کا مذاق اڑاتی تو کبھی کسی کی چال کا۔ لیکن اب دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اصل خوبصورتی انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ میں چائے بنا کر شایان کے پاس واپس آئے تو وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھے، کہنے لگے اپنی بہن سے مل کر آ گئی ہو، اب تو خوش ہو گئی؟ میں نے بس ہاں میں سر ہلایا اور انہیں بتایا کہ شمائلہ امید سے ہے۔ شایان خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے پاس خوشخبری کب آئے گی۔ میں نے شایان سے کہا ساری الٹی سیدھی عادتیں چھوڑ دیں، جم جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، لیکن ایسی ویسی کوئی دوا نہ کھائیں، آپ کی پروٹین نارمل ہو جائے گی، وقت پر نیند پوری کریں گے تو یہ خوشخبری بھی مل ہی جائے گی۔ میری بات سن کر شایان نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ خود ہی دھیرے دھیرے گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ میرے ساتھ سسر بھی انہیں وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہتے اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری شادی شدہ زندگی آہستہ آہستہ نارمل ہو گئی تھی۔ لیکن سچ کہوں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرے سسر کا تھا، جنہوں نے مجھ سے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا تھا، بلکہ اپنے بیٹے کی کمزوریوں کو کھول کر میرے آگے رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے وقت رہتے اپنے شوہر کو سنبھال لیا تھا۔ اگر وہ مجھے سچائی نہ بتاتے تو شاید میں کبھی شایان کو ٹھیک نہ کر پاتی۔